नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है ज्वालामुखीता या फिर वॉल्केनिज्म से रिलेटेड होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी लगभग हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जिस भी टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इससे आपका उस टॉपिक का बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। तो आप हमारी इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्वालामुखीता या फिर वॉल्केनिज्म से रिलेटेड रिलेटेड होने वाला है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा आपको डिटेल देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, अरिथमेटिक एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर ये फैसिलिटी दी गई है कि आप इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट हमारी फैकल्टी के साथ जुड़ करके लाइव पढ़ सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। कंबाइंड जीएस पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हैं जीएस के, तो जीएस का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, आरंभ नाम से है। एसएससी का फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, तो एसएससी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो बहुत सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्स के आपको फाउंडेशन बैचेज़ मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको यहाँ पर कोर्सेज़ मिल जाते हैं मेरे ज्योग्राफी के। तो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव और रिकॉर्डेड मेरी ज्योग्राफी के बैच वहाँ पर मिल जाएँगे आपको, तो मेरे साथ जुड़ करके आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विज़िट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का। एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूगर्भ से निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ निकलता है? ठीक है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो बहुत सारे पदार्थ बाहर आते हैं। तो अब पहले हम आंसर देख लेते हैं। विखंडित पदार्थ हो गए, लावा हो गया, जल वाष्प हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो पदार्थ हैं, ये ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भूगर्भ से बाहर आते हैं। ठीक है, एक बार हम थोड़ा यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको देखते हैं और इससे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ज्वालामुखी है और किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तो जहाँ पर ये इसका उद्गम होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का, उसको हम बोलते हैं मैग्मा अर्थ। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है, हमने कई बार प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो ये लावा भरा हुआ होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है क्रेस्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, ये मेंटल की ऊपरी लेयर है ना, और इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मैग्मा भरा होता है, ये क्या है, ये क्रस्ट है, और ये मेंटल की ऊपरी लेयर है। मेंटल की ऊपरी लेयर है, पतली सी। ठीक है, ये पूरा मेंटल वाला पार्ट है। तो ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डिटेल में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, यहाँ पर देखिए लिखा है, तो इसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, और इसी एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा अर्ध तरल अवस्था में भरा हुआ होता है। अर्ध तरल अवस्था से मतलब ऐसा है जैसे कि शहद होता है ना गाढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर लावा भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे क्या है, क्रस्ट में बहुत सारी इस प्रकार से दरारें होती हैं। ठीक है, दरारें होती हैं, और मैग्मा हमेशा क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती हैं। ठीक है, और वो हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है, और जहां से भी उसको जगह मिलती है, तो वो ज्वालामुखी के रूप में इस प्रकार से फट करके ऊपर इसका जो लावा होता है बाहर आ जाता है। तो जब ये लावा बाहर आता है, ठीक है, जब ये अंदर गर्म पदार्थ रहता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, और ये जब ये बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, अंदर मैग्मा बाहर लावा। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ भी आते हैं, जैसे कि गैसेज हो गई। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गैसेज आती हैं। जलवाष्प आते हैं, धूल के कण आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही विस्फोट होता है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे कण हैं तुरंत ही ठंडे हो जाते हैं, जिनको हम सिंडर बोलते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी का ये लावा ठंडा होकर के एक ऐसे आकृति ले लेता है, इसको हम ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। ठीक है, यही बड़ा रूप ले लेते तो इनको हम पर्वत बोलते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम और क्वेश्चन के माध्यम से और भी डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या बोलते हैं, है ना, मतलब ये। ठीक है, ये जहां से ये लावा बाहर आता है, ये ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं?
तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। जहां से लावा बाहर आता है ये, ठीक है, यहाँ से लावा बाहर आकर के इस प्रकार से फैलेगा, ठीक है। तो इसका ये मुंह हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको हम क्रेटर बोल देते हैं। अब देखिए, इसके थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे, तो ये जो ज्वालामुखी का मुंह यदि बहुत छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा और फिर बहुत बड़ा, ठीक है। तो यदि सबसे छोटा है तो उसको हम बोलते हैं मार, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नॉर्मल साइज का है तो उसको हम बोलते हैं क्रेटर, और बहुत ज्यादा बड़ा इसने रूप ले लिया है तो इसको हम बोलते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं? कालडेरा। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी का मुख यदि बहुत छोटा है उसको हम मार बोलते हैं, थोड़ा मीडियम साइज का है जैसे कि नॉर्मली होता है तो उसको हम क्रेटर बोलते हैं, और बड़ा साइज का हो गया तो कालडेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस निम्न में से कौन सी हैं? यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, देखिए यूपी लोअर सब प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी निकलती है। तो ये तीनों प्रमुख गैसें हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण गैस है जिसको हम बोलते हैं जलवाष्प, ठीक है। तो इन तीनों गैसों के साथ जलवाष्प भी बाहर आती है, और सर्वाधिक मात्रा में जो आती है बाहर उसको हम जलवाष्प ही कहते हैं। 60 से 90% जलवाष्प ही होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों गैसों को याद रखना, SO2, CO2 और CO, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों गैसें बाहर आती हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रियता के आधार पर, है ना, एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा, ठीक है। सक्रियता के आधार पर मतलब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, मतलब उनमें कितनी सक्रियता है, इसका मतलब ये है। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, या फिर जिसको हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं, मतलब जिनमें कुछ ही समय पहले उद्गार हुआ है, उससे लगातार गैसेस या फिर जो लावा है वो लगातार बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। प्रक्षुप्त ज्वालामुखी मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, ठीक है। इसमें हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, ऐसा नहीं कि अब इसमें विस्फोट नहीं होगा। काफी समय से नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है, संभावना बनी रहती है। एक होता है शांत ज्वालामुखी, मतलब जिसमें काफी लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी यहाँ पर विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, इनको हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। तो ये तीन प्रकार के मुख्यतः वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं सक्रियता के आधार पर, ठीक है। फिर से, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं, गैसेस निकलती रहती है, जलवाष्प निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है। सेकंड है प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, जिसमें काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। जो हमारे भारत में है नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। जो हमारे यहाँ बैरन है, ठीक है, वो भी हमारे भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और शांत ज्वालामुखी जिसमें उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी कोई संभावना नहीं है ना। किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है वो एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनो हो गया, ये डोरमेंट प्रक्षुप्त हो गया, और ये एक्सटेंट या फिर डेड वॉल्केनो हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस जैसे एग्जाम में आया हुआ है। तो जो स्ट्रॉम वैली है, इटली में स्ट्रॉम वैली वॉल्केनो है, ये इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओशियन के बिल्कुल बीच में है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले हम मैप की ओर चलते हैं, ये देखिए, ये इटली है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, पूरा भूमध्य सागर है, और यहाँ पर देखिए ये ओशन के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो और चूंकि ये कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। तो जब ये रात में इसमें मतलब लावा निकलता है तो ये अलग से ही चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर इटली में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सेफ्टी वॉल्व या फिर सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्यों? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, है ना, उसके अंदर क्या भरा हुआ है आपको पता है।
ठीक है। यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पर लावा भरा हुआ है। और ये जो लावा है हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है, इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती हैं और ये लगातार यहाँ पर पुश करता रहता है ना, और हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है। अंदर क्या है, गैसेस हैं, अर्ध तरल अवस्था में क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब ज्वालामुखी के थ्रू लावा बाहर आता है तो इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो रिलीज होता है, क्योंकि अंदर क्या है, गैसेस हैं, जलवाष्प है, मैग्मा है, ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर आता है तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज होता है ना। और पृथ्वी जो बनी है काफी संतुलित अवस्था में पृथ्वी बनी हुई है, तभी इसमें जीवन की संभावना है, ठीक है। तो इस कारण से इसको सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है पृथ्वी का। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है ना। शांत अभी हमने डिस्कस किया, शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है, परंतु सॉरी, काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी है, तंजानिया में देखने को मिलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब कमेंट बॉक्स में बच्चों आप सभी को आंसर देना है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इसकी हाइट के बारे में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। नहीं में जब भी नहीं हो क्वेश्चन में, इसको टिक कर लेना है आपको। चिम्बोराजो इक्वाडोर, ये भी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट पोपा म्यांमार, ये भी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। विशुवियस जो है इटली में, ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनो है बच्चों। इटली का जो विशुवियस है ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। बाकी तीनों शांत हैं और ये एक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल ज्वालामुखी में से अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कई बार प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। पहले हम थोड़ा मैप की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है ना, ये है पैसिफिक ओशन। ये क्या है, पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है ना, प्रशांत महासागर। अब यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका है, यहाँ एशिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। अब ये सभी जो है ना, मैंने बताया नॉर्थ अमेरिकी प्लेट पर नॉर्थ अमेरिका स्थित है, साउथ अमेरिकी प्लेट पर साउथ अमेरिका स्थित है, ये यूरेशियन प्लेट पर एशिया स्थित है, यहाँ ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं। और ये कौन सी प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, बहुत सारी प्लेटों का यहाँ पर अभिसरण हो रहा है, या फिर प्लेटें आपस में भिड़ रही हैं, या फिर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, जहां पर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं वहां पर आपको ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगी, वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी से निर्मित आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ये एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा, ये वलित पर्वत है, यहाँ पर ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे है ना, यहाँ पर पूरा जापान वगैरह भूकंप से काफी प्रभावित वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती हैं और इसे अग्निवलय है ना, प्रशांत महासागर का अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर ज्वालामुखी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, इस प्लेट के मार्जिन पर या फिर इस प्लेट के किनारों पर आपको ज्यादातर ज्वालामुखी विश्व के देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, जो माउंट किलिमंजारो से, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो जो है बच्चों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तंजानिया में स्थित है। और ये एक डेड वॉल्केनो है। कैसा वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो है, ठीक है। इसकी हाइट मैंने आपसे पूछी थी थोड़ी देर पहले, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। ये देखिए, ये है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और शांत ज्वालामुखी है। ये कैसा है, शांत ज्वालामुखी है, डेड वॉल्केनो है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है ना, फ्री स्टैंडिंग, स्टैंडिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। मतलब एक सिंगल ये पर्वत है। फ्री स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि क्या होता है, कोई एक रेंज है, जैसे हिमालय है, हिमालय एक बहुत लंबी रेंज है, इसमें बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, करीब 2400 किलोमीटर लंबाई में ये हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो किलिमंजारो सिंपल एक पर्वत है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, ठीक है। याद रखना अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, शांत ज्वालामुखी का ये एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है।
मल्टीपल टाइम्स अलग अलग से क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित सॉरी, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी सॉरी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो पूछ रहा है कौन सा है। तो देखिए, अकांकागुआ ये तो नहीं है भैया, ठीक है। कोटोपैक्सी भी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। एटना भी है और बैरन भी है। तो 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एकांकागुआ जो है ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्सटेंट या फिर डेड वॉल्केनो है, ठीक है। बाकी के तीनों क्या है, सक्रिय हैं। तो आपको पता होना चाहिए विश्व में जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी हैं, ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन से प्रमुख एक्टिव वॉल्केनो हैं, कौन कौन से प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं, इनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैग्मा याद रखिएगा, जब पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ होता है एस्थेनोस्फीयर में, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्मा बोलते हैं। और यही जब ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें, ठीक है। अब इसको समझिए कि घुमा के क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर ये लावा भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई दरार मिली इसको, ठीक है, और यहाँ से लावा बहा, ठीक है, और यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, लावा बाहर नहीं निकल पाया और ये अंदर ही जम गया, ठीक है। यहाँ पर उसने अंदर ही चट्टान का रूप ले लिया, पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, है ना। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप यहाँ पर लावा सॉलिड हो गया जम करके, ठीक है, पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, या फिर इसका एक और एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट। जब लावा ठंडा होकर के अंदर ही जम जाता है, सख्त हो जाता है, चट्टानों का रूप ले लेता है, उसको हम प्लूटोनिक चट्टानें या फिर ग्रेनाइट बोलते हैं। और यही लावा जब बाहर आकर के जम जाए, है ना, चट्टानों का रूप ले ले, तो इसको हम बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, बाहर ठंडा होकर के जमेगा बेसाल्ट, अंदर जमेगा तो ग्रेनाइट, ठीक है, या फिर प्लूटोनिक चट्टान, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाहक नलिका में लावा जमने से खालिस्तान का निर्माण होता है तथा जो शंकु के अपरदित होने के बाद सतह पर नजर आता है। इसको थोड़ा पहले हम मैप मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये लावा, यहाँ से लावा बाहर आया, ठीक है, लावा बाहर आया, इस प्रकार से ये ज्वालामुखी शंकु बन गया, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ज्वालामुखी काफी लंबे समय बाद डेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लावा ये अंदर भी यहाँ पर जमा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर भी लावा जो है ये जमा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये ज्वालामुखी शंकु का जो पार्ट है, ये अपर्दित हो गया, है ना, ये हट गया, अपर्दन हो गया इसका, और सिर्फ ये वाला पार्ट जो था जहां से लावा बाहर आ रहा था, ये इस प्रकार से यहाँ पर बचा रह गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लग, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लग बोलते हैं, ठीक है। वाहक नलिका, वाहक नलिका मतलब जहां से लावा बाहर आ रहा था, लावा जमने से, अब जब ये डेड हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लावा जम गया, खालिस्तान का निर्माण होता है, तो इसको खालिस्तान का निर्माण होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लग, है ना। ये प्लग बनता है जो शंकु के अपर्दित होने के बाद बनता है ना। यहाँ पर जो शंकु था उसका अपर्दन हो गया और ये भाग शेष रह गया। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलेंगे प्लग, ठीक है। बात समझना, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया, आपने अच्छे से डेप्थ में कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन उनके लिए टफ हो जाते हैं जो बच्चे सतही तौर पर पढ़ते हैं, है ना, मतलब ऊपर ऊपर से जानकारी लेते हैं, उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब धरातल के अंदर लावा गुंबद आकार से जम जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर भी लावा जमता है ठंडा होकर के, और ऊपर भी जमता है। तो पृथ्वी के अंदर ही जब वे गुंबद आकार में जम जाता है तो उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बड़ी गुंबदाकार आकृति में लावा जम जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है, बैथोलिथ बोलते हैं। आपको याद रखना, ये पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम रहा है, ठीक है, याद रखना है। आंतरिक चट्टानों का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये गुंबदाकार संरचना है, यहाँ पर गुंबदाकार रूप से ही जम जाए तो इसको हम
बैथुलित बोलते हैं। यदि इस प्रकार से समांतर परतों में जमेगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको हम शिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल बोलेंगे। ये देखिए, ऐसे खड़े में जमेगा ऊर्ध्वाधर, तो इसको हम डाइक बोलेंगे। ठीक है, इसको हम डाइक बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसको हम लेकोलिथ बोलते हैं। छतरी जैसे यदि हो जाए तो इसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। यदि इस प्रकार से जमे, इस प्रकार से लहरदार से, इसको हम फेकोलिथ बोलते हैं। इस प्रकार से जमे तो इसको हम फेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उल्टा जम जाए इस प्रकार से तो इसको हम लैकोलिथ बोल देते हैं। इसको हम लैकोलिथ बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ये पृथ्वी के अंदर ही जम रहे हैं। ठीक है, ये सारी आकृति पृथ्वी के अंदर है, तो बहुत सारी आंतरिक संरचनाएं बनती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जब मैग्मा भूपृष्ठ पर समांतर परतों में जमता है फैल करके, तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर मतलब इस प्रकार से जम जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सिल बोलते हैं उसको, है ना। ये देखिए, इस प्रकार से जम गया तो उसको हम बोलते हैं सिल। ठीक है, यदि ऊर्ध्वाधर जमे तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। यदि इस प्रकार से लहरदार जमे, इस प्रकार से लहरदार जमे, तो उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ, है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको याद रखना है। लेकोलिथ किसको बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इस प्रकार से छतरी जैसे यदि जम जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लावे में सिलिका की मात्रा होती है ना। दो प्रकार के लावा होते हैं, एक तो अम्लीय लावा होता है और एक तो क्षारीय लावा होता है। कैसा होता है? अम्लीय लावा होता है और क्षारीय होता है। जो क्षारीय लावा होता है बच्चों, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, जो क्षारीय लावा होता है ये क्या कैसा होता है? पतला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो कम होती है, आपको याद रखना। जो अम्लीय लावा होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा और उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो लावा गाढ़ा होगा, ठीक है, इसमें क्या है? सिलिका की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? गुंबदाकार शंकु बनेगा, क्योंकि गाढ़ा जो लावा है वो दूर दूर तक नहीं फैलेगा। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें पठार का निर्माण होगा, है ना। दूर दूर तक लावा फैलेगा तो पठारों का निर्माण होगा, या फिर सील्ड शंकु बनेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि अम्लीय लावा क्या होता है, क्षारीय लावा क्या होता है, कौन सा लावा, किस लावे में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, किस में कम होती है, किससे पठार बनते हैं, किससे गुंबदाकार शंकु बनते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो एशिया में तो भर के ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है बच्चों, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अब जो अभी हमने डिस्कस किया प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, ठीक है, वहां पर ये स्थित नहीं है, ये अलग है। ठीक है, जबकि अमेरिका में भी हैं और यूरोप में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको वॉल्केनो देखने नहीं मिलेंगे। निम्न में से ओजस डेल सलाडो के बारे में सत्य कथन है। ये सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है बच्चों, है ना। सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है ओजस डेल सलाडो, जो कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है ना। 6893 मीटर इसकी हाइट भी याद रख लेना। 6893 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही कथन ही हमें ढूंढना है। विश्व की सबसे कम ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल नहीं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल नहीं। विश्व की सबसे ऊंचा प्रक्षेप्त ज्वालामुखी है, बिल्कुल नहीं। पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से ज्वालामुखी गर्त के प्रकार हैं। अभी मैंने बताया था आपको, छोटा वाला यदि होगा, है ना, जहां से जैसे ये ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, ये ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यदि इसका मुंह छोटा है तो इसको हम बोल देते हैं मार। ठीक है, यदि नॉर्मल साइज का है तो उसको हम बोल देते हैं क्रेटर, और बहुत बड़ा विशाल हो गया तो उसको हम बोल देते हैं कार्डेला। ठीक है, ठीक है, और इसी में देखिए, यदि मान लीजिए ये जो क्रेटर था, मान लीजिए, है ना, कोई ज्वालामुखी का क्रेटर है। अब ये ज्वालामुखी शांत हो गया, है ना, और यहाँ पर गड्ढा है। अब इसी गड्ढे में जब जल भर जाएगा तो इसको ही हम बोलते हैं क्रेटर झील या फिर काल्डेरा झील। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी क्रेटर झील और काल्डेरा झील आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है? ज्वालामुखी गर्त के प्रकार हैं। क्लियर है ना। आई थिंक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो ये 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये 20वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, आंसर क्वेश्चन है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, इसका आपको
कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि किसी भी हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे, एसएससी के भी क्वेश्चन थे, है ना? स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन थे यहाँ पर, हर एक एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे थे, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब आपको करना क्या है कि और आपको इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, जिन भी टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आपको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि आजकल का एग्ज़ाम का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।